नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लास, जहां अपन यूनिट खत्म होने के बाद जो अपन पीवाई क्यूज देखते हैं, यानी कि जो पिछले सालों के क्वेश्चंस 2016 या 2022 वो करेंगे। तो जैसा कि इस यूनिट जो दोलन वाली जो यूनिट है ये, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके क्वेश्चंस मतलब आप 2016 से 22 तक के देखोगे ना, सात मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आए। मतलब इवन 2022 का पेपर बहुत सिंपल था, उसमें भी मतलब जो इसके क्वेश्चंस मतलब बहुत अच्छे खासे आए, लॉजिकल आए, मतलब बहुत मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो इस यूनिट को एक तो अच्छे से पढ़ना है, ये जो भी पढ़ाया वो अच्छे से ध्यान रखना है, उसको समझना है। उसके अलावा इन क्वेश्चंस को भी आप देखो कि भाई बोर्ड किस हिसाब के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास से आपको। देखो, सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है। पहले अपन लेंगे 2016 के सवाल। 2016 में 4 सवाल थे, 2018 में 3 थे, और 22 के जो 28 वाले शिफ्ट में 3 और 29 वाले शिफ्ट में 3। तो ये हो गए टोटल सवाल 13 सवाल। तो इन 13 सवालों का सॉल्यूशन आज अपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर पहला कह रहा है, एक पिंड सरल आवर्त गति करता है, निम्न में से पिंड की गतिज ऊर्जा ई के, गतिज ऊर्जा को बोला है ई के, और दोलन के केंद्र से उसकी दूरी के मध्य संबंध, दोलन के केंद्र से इसकी दूरी मतलब एक्स विस्थापन, ये समझ लो, ठीक है। संबंध निरूपित करने वाले सही आरेख का छेद, इसमें से कौन सा ग्राफ है जो कोई दोलन कर रहा है उसके लिए गतिज ऊर्जा और वो विस्थापन के मध्य सही संबंध शो करता है, ठीक है। तो आपको पता है जो गतिज ऊर्जा का जो ग्राफ है वो क्या होता है, आपने देखा भी होगा। अपने जो गतिज ऊर्जा का जो ग्राफ होता है वो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। जो गतिज ऊर्जा का जो ग्राफ है, गतिज ऊर्जा का जो ग्राफ है, ठीक है, वो कैसे होता है। ऐसे जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, माध्य स्थिति पर क्या कितनी होती है, अधिकतम होती है, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम, और x इज इक्वल टू a, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस। ये सब कुछ मैंने बता रखा आपको, ठीक है। जब अपन ने क्लासें पढ़ी थी सब कुछ समझ रखा ये, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या है, यहाँ पे मिनिमम होती है, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम होती है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो ये ग्राफ कैसा होता है, ऐसा बनता है। जो इसका गतिज ऊर्जा ग्राफ है वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। और इसकी स्थितिज ऊर्जा का देखोगे तो स्थितिज ऊर्जा ग्राफ इसका उल्टा, ऐसे। स्थितिज ऊर्जा जब माध्य स्थिति होती है x बराबर 0, वहां पे 0 होती है और 0 पर जाता, तो ये होगी गतिज। गतिज कौन सा, गतिज कौन सा हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन सा हो गया, पीई, पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है ग्राफ, ठीक है। तो जो इसने पूछा कि इनमें से कौन सा सही है, तो देखो इसने सिर्फ एक पॉजिटिव भाग लिया है, कौन सा, पॉजिटिव वाला भाग, ठीक है। इसने सिर्फ पॉजिटिव वाला भाग लिया है, तो यानी कि मतलब ये वाला पोर्शन लिया है, इस साइड वाला, ठीक है। इस साइड वाला नहीं लिया, तो इस वाले पोर्शन में कैसे है, ऐसे है ग्राफ। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। भाई गतिज ऊर्जा का ग्राफ क्या है, ये तो है, ये तो है। तो इसमें से सिर्फ ये वाला भाग इसने ऑप्शन में दिया है, ये संबंध सही हुआ इस वाले में, ठीक है। मान लो अगर अगली बार सवाल ऐसा पूछ ले, ठीक है, ये भी ऑप्शन दे दे और एक इस साइड वाला भी दे दे ऑप्शन, ठीक है। तो एक डायग्राम ऐसा बना लिया इस साइड, एक इस साइड बना लिया ऐसा, ठीक है। एक कुछ और बना लिया और एक लिख देंगे भी ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों होंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव के लिए जब दूरी विस्थापन पॉजिटिव में हो रहा हो इस साइड को अपन मानते हैं पॉजिटिव, इस साइड को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो बस जब पॉजिटिव हो रहा होता है तब ये वाला ग्राफ होगा, जब नेगेटिव हो रहा होता है तो ये वाला होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, अपन ने जी लेक्चर में सब कुछ पढ़ रखा है अच्छे से। तो ये था 2016 में पूछा गया एक सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल और दूसरा। एक उदर स्प्रिंग अपने एक छोर से लटकी है, उसके निचले सिरे पर एक किग्रा का दरिमन लटका है, उसको उदर तल में दोलित किया जाता है, ठीक है। दोलन का आयाम कितना, 0.1 मीटर है, और समय t बराबर 0 पर विस्थापन क्या है, 0.1/√2 मीटर है। स्प्रिंग का बल नियतांक 10 न्यूटन प्रति मीटर लेते हुए घर्षण बलों को शून्य मानते हुए विस्थापन और समय के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। ये सवाल जितना आपको टिपिकल लग रहा है ना, उतना ही बहुत सिंपल है। एक तो आपको पता है भाई, सभी को पता है कि भाई जो विस्थापन का समीकरण होता है सरल आवर्त गति में, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें आपको ये सवाल एग्जामिनर ने आपको ये
सारे निकाल के करने के हिसाब से ये पूछा ही नहीं था, ठीक है। इसको आप सीधा सीधा कर सकते हो। देखो इसने दिया है कि उसको उधर में दोलन किया जाता है, दोलन का जो क्या है आयाम है, एम्पलीट्यूड कितना है 0.1, यानी ये कितना है 0.1, ये कितना है 0.1, ये 0.1 है, आयाम 0.1 है, मतलब जो साइन के जो आगे वाली संख्या हो गया 0.1 है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हुए, 0.1 बाय रूट ऑफ 2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस सी और डी में से कुछ भी एक होगा, सी और डी में से कोई भी एक ऑप्शन आपके होने वाला है, ठीक है। अब सर जी सी है या डी है, इसकी जांच कैसे करोगे? तो इन लोगों ने दिया है कि t बराबर 0 पर विस्थापन कितना होता है 0.1 बाय रूट ऑफ 2, कि भाई t बराबर 0 रखो, इन दोनों को चेक करो, इन दोनों को चेक करो, इसमें आप t बराबर 0 रखो, ये t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0, ये कितना हो रहा है 0.1, ये देखो ये t इक्वल टू 0, x बराबर कितना होता है 0.1 साइन, और t0 मतलब पाई t, इस t की जगह 0 रख दिया मैंने, 0 प्लस पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू 0.1, ये तो आगे 0.1 आ गया, तो मतलब ये तो बैठ नहीं रहा, ये तो बैठ नहीं रहा, क्योंकि इसने तो बोला कि t बराबर 0 पर विस्थापन कितना आएगा 0.1 बाय रूट ऑफ 2, तो मतलब ये तो बैठ ही नहीं रहा मामला, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। वैसे चलो इसको चेक कर लेते हैं, ये t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0, ठीक है, x कितना हो जाएगा 0.1 साइन, और ये पाई t मतलब ये 0 और ये पाई बाय 4, अब देखो ये पाई बाय साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1 बटा रूट ऑफ 2, यानी कि 0.1 बाय रूट ऑफ 2, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, ये ऑप्शन ये वाली समीकरण सेटिस्फाई कर रही है पूरी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। इस हिसाब से आपको ये सवाल ये करना था, ठीक है। बाकी यदि आप निकाल के सॉल्व करने बैठते हैं सर जी, इसको अगर अपन सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व करते तो क्या करते हैं, आपको जो आयाम है वो तो 0.1 दिया हुआ है, ठीक है, फिर इसने एक शर्त दी हुई है, शर्त क्या दी हुई है कि t बराबर 0 पर विस्थापन कितना है 0.1 बाय रूट ऑफ 2, तो आप यहाँ पर x की जगह लिखते हैं 0.1 बाय रूट ऑफ 2, ठीक है, और फिर आप इसको निकालने की कोशिश करते, ठीक है। उसमें भी फिर आपको फाइव को 0 लेके फिर वो इक्वल करके वो चीजें करनी होती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये बिल्कुल फास्ट करने का तरीका है, ठीक है। केवल आपने डायरेक्टली कौन सी समीकरण कर दी है सेटिस्फाई, ये समीकरण सेटिस्फाई कर रही है, बात समझ गए? चलिए ये डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फिर तीसरा सवाल, 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग जिसका बल नीयतांक कितना है 25 न्यूटन प्रति मीटर, बल नीयतांक यानी कि के कितना, जो चीजें दी हुई है वो ऐसे लिखते रहा करो थोड़ा, के इक्वल कितना है 25 न्यूटन प्रति मीटर है, छत से लटकती है, उसके निचले सिरे पर एक किग्रा का द्रव्यमान क्या करता है लटका है, ठीक है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है, तो जब स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी होती है तब उसको गतिज ऊर्जा है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, बल नीयतांक ये हो गया 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग है, ठीक है, 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग है, तो देखो ये छत है, और इसके सिरे पर 1 केजी का कोई द्रव्यमान लटक रहा है, 1 केजी का द्रव्यमान क्या कर रहा है लटक रहा है, 1 किग्रा का द्रव्यमान लटकता है। यदि उससे 10 सेंटीमीटर नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है, 10 सेंटीमीटर क्या कर दिया जाए नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है, तो जब स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी होती है तब उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। अब ये पोजीशन है, ये क्या ये पोजीशन है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये जो स्प्रिंग है वो कितनी लंबी है 2 मीटर, ऐसे इस स्प्रिंग की लंबाई को जरूर दिया हुआ, लेकिन ये आपके काम नहीं आने वाली समीकरण को शायद सोल्व करने में, ठीक है, क्योंकि जिसका बल नीयतांक आपको पहले से दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसको 10 सेंटीमीटर नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है, तो जब स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी होती है तब उसको गतिज ऊर्जा है। इसको क्या कर दिया 10 सेंटीमीटर नीचे खींचकर छोड़ दिया ऐसे,
10 सेंटीमीटर नीचे खिसका के छोड़ दिया। बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। तो आपको कि जब स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी होती है तब उसकी गतिज ऊर्जा है, यानी कि स्प्रिंग कब यहां पहुंच जाए। ये ध्यान रखना, ये 2 मीटर है, ठीक है। 2 मीटर लंबी एक बाहर रही स्प्रिंग 2 मीटर, ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको या इस स्थिति में, यानी कि मतलब ये वापिस 5 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाए यहां से, ठीक है। और यहां से भी ये कितना रह जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये वाली स्थिति। इस स्थिति पे आपको पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, इस स्थिति को पूछ रहा आपसे गतिज ऊर्जा। इसकी गतिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। अब देखो भाई, आपने ये स्प्रिंग 2 मीटर लंबी है, ठीक है, आपने 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको समझाऊं, सिंपल सा लॉजिक, कि कोई डोरी या मतलब अपना झूला है, अपने झूला झूलते हैं, ठीक है, झूला झूलते हैं, तो आपने ये कोई मोटी लड़की बैठी है झूले पे, मोटी लड़की है, मोटा लड़का, ठीक है, जो भी है, ठीक है, ये बैठी है। चलो अब आपने क्या कर दिया, इसको पीछे खींच के, इसको पीछे खींच के यहां तक खींच के फिर वापस छोड़ दिया, तो आपको पता है ये लगभग यहां तक जाएगी वापस, जितना खींच के छोड़ा उतना लगभग जाएगी। मतलब ये क्या करेगी, अगर मान लो कोई घर्षण वगैरह कुछ भी ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपने यदि 10 सेंटीमीटर इसको पीछे खींचा और छोड़ा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर उधर जाएगी। मतलब ये 10 सेंटीमीटर के जो इसका होगा आयाम, उससे ये क्या करेगी, दोलन करेगी। 10 सेंटीमीटर के आयाम से ये क्या करेंगे, दोलन करेगी। सिंपल सी बात है। तो इसका जो आपने 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़ा है, मतलब इसका जो आयाम है वो कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फिर वो 10 सेंटीमीटर दोलन के हिसाब से वापिस यहाँ आई, वापिस यहाँ आई, इधर इधर उधर, मतलब वो ऊर्जा जो आपने ऊर्जा लगाई, वो ऊर्जा ऐसे दोलन में काम में आ रही है। और अपन ये मानते हैं कि ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, गतिज स्थितिज, गतिज स्थितिज, गतिज स्थितिज, ठीक है। हाँ, तो ये जो है आयाम है कितना हो गया, 10, आयाम कितना हो गया, 10। और अब आपको ये पूछ क्या रहा है कि x इज इक्वल टू 5 पर। मतलब सिंपल सी बात ये होगी, लॉजिक ये हो गया कि आपका ये कोई मोशन हो रहा है, ठीक है, ये कोई मोशन हो रहा है, ठीक है, जिसमें ये कितना है, 10, इस साइड भी कितना, 10, यानी कि 10, मतलब इसको -10 मान लो भाई, अगर इस साइड दूरी, ठीक है। तो आपके ये इस स्थिति पे पूछ रहा है, इस स्थिति पे, इस स्थिति पे x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 पर ये पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 पर निकाल सकते हो। आपको पता है जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक है, k और a² माइनस x²। सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं पड़ा, ठीक है भाई। इसने k तो दे ही दिया, इसने ये बोला कि कितना खींचा, 10 मीटर खींच के छोड़ा, मतलब आपने इसको जो दोलन, ये जो सिंपल है हार्मोनिक मोशन जो भी होगा, इसको आपने 10 मीटर का आयाम दे दिया। सिंपल सी बात है। अब 10 मीटर का आयाम दे दिया तो ये भी मिल गया। अब आपसे x के किसी भी जगह पूछ लेता, मान लो 2025 में यही सवाल घुमा के दे दे तो बोल दे कि x बराबर 3 सेंटीमीटर पे, या फिर जब वो मानती स्थिति से 3 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे हो, ठीक है, तो बताइए क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सिंपल सी बात ये भाई, लॉजिकली क्या होगा, ये 2 मीटर, यानी कि अगर 200 सेंटीमीटर की, ये क्या है, 200 सेंटीमीटर की क्या ये स्प्रिंग है, और आपने 10 सेंटीमीटर नीचे खींच के छोड़ा, तो अब ये कैसे करेगी दोलन, ऐसे 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर जाएगी ऊपर, फिर ये ऐसे 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 यहाँ पर ये दोलन करेगी। ये पूरा 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 का मामला हो जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर ऊपर, 10 सेंटीमीटर नीचे, और इसमें ये ऐसे ऐसे ये दोलन होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, समझ गए लॉजिक। तो बस इसमें मान रखो, तो आपको दिया हुआ तो है ये चीजें, 1/2, ये कितना 25, और a² माइनस x², तो a² कितना है, ये मतलब 2 मीटर, ठीक है। तो चलो ये तो लिख दो 2, ठीक है, 2
दो कितना हो गया, हाँ, 2 का स्क्वायर 4, और x कितना है, x आपके 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100 लिखना पड़ेगा आपको। 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5/100 मतलब ये हो जाएगा आपके 25 बटा सॉरी 1 मिनट, इसको क्या लिखा 2 मीटर क्या, ये अपने जो ये कितना है, ये कितना है अपने, ये 10 है, ये 10 है, 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि यहां पर जो क्या बन जाएगा अपना आयाम क्या बन जाएगा, a=10, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस x कितना 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि मीटर में बदलोगे तो 5/100, ध्यान रखना 5/100, ये भी तो होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर है ना, अरे यार क्या मिस्टेक कर रहे हैं अपन, दोनों ही सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर में, तो ये 10 का हो जाएगा 100, यानी कि 10 सेंटीमीटर को आप क्या लिखोगे भाई, ये सिंपल सी बात ये है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या लिखोगे, 10/100 मीटर, और जो 5 सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदलोगे तो क्या लिखोगे, 5/100 मीटर, और मैंने वही बात वहां पे की है, ठीक है। हाँ, तो ये 10/100, अब 10/100 का स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर करना है, ठीक है, यानी कि 100/100 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की घात 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा 10 की घात 4, ये हो जाएगा 10 की घात 4, ठीक है। अब देखो आप सारा ही जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 25 इंटू 100 माइनस 25, ये जाएगा 75 बटा 10 की घात 4, ठीक है। और जब आप सॉल्व ये करोगे, ठीक है, तो आपके ये कितना आएगा, देखो भाग दोगे तो 25 2 से गुणा करो 50, ये लगभग 0.0, ये देखो 938 आएगा, 938 के आसपास ये आपके आने वाला है, ठीक। और इसमें भाग दोगे 10 की घात 4 का, तो आपकी ये वाला जो है आंसर राइट हो जाएगा, डी, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। मेन जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट, वो आपको समझ में आया नहीं आया, ये बताओ मेरे को, ठीक है। मेन चीज वही है, ठीक है, कि भाई सिंपल सी बात है, खींच के छोड़ दिया मतलब आपने उसको क्या कर दिया, आयाम दे दिया, और आपने आयाम दे दिया, फिर उसके बाद वो 10 सेंटीमीटर के आयाम से ऑस्किलेशन वो करेगा, ठीक है। और आपको 5 सेंटीमीटर की स्थिति पर गतिज ऊर्जा पूछी है, पर गतिज पूछो, उस पोजीशन पे स्थितिज पूछो, ठीक है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, और चलो कैलकुलेशन भी करते तो चलो देख ही लो क्या आएगा भाई, 75 इंटू 25, या तो ये कर देते, या फिर इसका एक तरीका और है, इस कैलकुलेशन को सिंपल करने का एक तरीका और है, तो ये कर दो, ठीक है। मान लो अगर ये कर दो, इसको कैसे कि आप इसने इसको 1/2 लिख दिया इंटू 25 लिख दिया, कैलकुलेशन क्या है, जितना तोड़ के करो उतना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। 10 की घात 4 इसको 100 इंटू 100 कर दो, 100 इंटू 100 कर दो, मामले को सिंपल कर दो, और ठीक है 75 से काटो, ये 25 से काटो 3 बार, ये 25 से 4 बार, ये 25 से 4 बार, ये 25 से 4 बार, ठीक है। और ये कितना हो गया, 3 बटा 4 और 4 16, 16 2 32, 3/32। अब 3/32 मतलब आप जब जीरो लगा के कुछ करोगे तो 30/32, 30/32 मतलब क्या आएगा, कुछ 9 आएगा पहले, जब आप 30/32 करोगे कुछ 0.9 या कुछ 9 कुछ ऐसी चीज आएगी, और 0.9 कहाँ है, यही है। तो वैसे भी दिमाग लगा सकते हो, देखो दिमाग ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। और खासतौर पर मैं कहूंगा आप इसी हिसाब से दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको कोई मतलब कैलकुलेशन करो हो रही है, तो लेकिन मतलब अगर इस टाइप का ऑप्शन है, जैसे कि इसमें आपको सीधा मालूम पड़ता है 30/32 आप करोगे तो कुछ 0.9 और समथिंग कुछ आएगा, सीधी सी बात है, 0.9 और समथिंग वो क्या बन रहा है, यहाँ पर ही बन रहा है, ठीक है, बस, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है सवालों को देखकर, ठीक है ना।
चलो, तो ये आ जाएगा 0.0938 जूल। ये ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल में होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल में होता है। ठीक है, बात क्लियर? ठीक है, चलो, ये थे 2016 के सवाल। तीनों ही सवाल मतलब बहुत बढ़िया लेवल के सवाल थे। एक सवाल और रहा, एक सवाल और रहा 2016 का सबसे मस्त सवाल, ये 4 नंबर। इस सवाल को मैं लास्ट में लूंगा, इसमें कुछ लॉजिक है, बहुत बहुत अच्छा वाला लॉजिक है, इसके बारे में मुझे बात भी करनी है आप सभी से। ठीक है, चलो, अब 2018 के सवाल। तो सरल आवर्त गति में किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा समान होती है? तो ये तो मैं कह रहा हूं रट लो, आप रट लो, ये काम ही आएगा। x = a√2, ये पोजीशन ऐसी है जहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। फिर भी आप एक बार चलो निकाल के देख लो, वैसे तो अपन ने निकाल के देखा ही है। ठीक है, निकाल के अपन ने तो वैसे देखा ही है कि भाई आपको पता है जो जो अपनी स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? 1/2 कि x², जो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 के a² - x, ये दोनों ही बराबर है। अपन ने क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया उस कंडीशन में। ठीक है, तो 1/k से 1/2 के कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा? x² इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² बराबर a², और यहां से क्या आ जाएगा? x² बराबर आ जाएगा a²/2, यानी कि x बराबर क्या जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस a/√2। ठीक है, ये माइनस प्लस समझ के मतलब क्या खेल है? आपको पता है विस्थापन अपने अगर मध्य बिंदु पे है तो x के इस साइड वाला, जो x की ये x वाला चीजें क्या होती है? ये पॉजिटिव में आयाम। मान लो जैसे कि अपने अभी आयाम के 10 आया था, तो इस साइड को 10 बोलेंगे, इस साइड को क्या बोलेंगे? -10। समझ गए? जैसे कि ये सवाल है, इसमें जैसे कि ये भी अपने को ये जैसे कि इसको है ना, इसको अपन -10 लिखे तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि नियम के हिसाब से यदि ये x बराबर 0 वाली पोजीशन है तो ये इसको a को आप -10 बोल सकते हो। यहाँ का आयाम -10 है। ठीक है, उस साइड का आयाम a10। ठीक है, ये x बराबर 0 की स्थिति, यानी x बराबर 0 या a बराबर 0 की स्थिति। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इसमें दो स्थिति, मतलब ये गतिज ऊर्जा कहाँ पे मैक्सिमम होगी? गतिज ऊर्जा यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ये लगभग a/√2, और एक यहाँ पे मैक्सिमम होगी। मतलब सॉरी, ये दोनों समान, गतिज और ये स्थिति दोनों समान कहाँ होंगे? इस वाली पोजीशन पे। समझ गए? बाकी मैंने आपको बता रखा है कि भाई जो माध्य स्थिति होती है, माध्य स्थिति पे क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, गतिज ऊर्जा 0। अरे मतलब सीमांत, ये वाली स्थिति सीमांत हो गई। आज दिमाग कहीं और विचारों में पड़ा हुआ है, मुंह से कुछ और निकल रहा है, लिखा कुछ और जा रहा है, माफ करना थोड़ा। ठीक है, हाँ, माध्य स्थिति। ठीक है, तो माध्य पर क्या होता है? अपना वेग मैक्सिमम होता है, वेग मैक्सिमम होगा तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम। तो माध्य स्थिति पर क्या होता है? यहाँ पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम, और सीमांत स्थिति पर वेग 0, तो गतिज ऊर्जा सीमांत स्थिति पर 0। और स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो माध्य स्थिति पर विस्थापन 0, इसलिए स्थितिज ऊर्जा 0, और सीमांत स्थिति पर विस्थापन मैक्सिमम, इसलिए स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम। ठीक है, बात क्लियर? हाँ, तो ये एक x बराबर a/√2, ये पोजीशन ऐसी है, ये पोजीशन ऐसी है जहां पर क्या है? ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। बात क्लियर? चलो, अब कह रहा है एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, उसकी जमीन से निम्नतम व अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 0.75 मीटर और 2 मीटर। उसकी अधिकतम चाल कितनी होगी? ये भी सवाल अच्छा है, ये भी सवाल अच्छा है। सवाल क्या कह रहा है भाई साहब? ये कह रहा है कि बच्चा को झूला झूल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है। 2018 का सवाल है, बहुत मस्त सवाल है। ठीक है, झूला झूल रहा है, ठीक है, तो भाई झूलते झूलते ये पहुंच जाता होगा यहां पर। ठीक है, तो ये जमीन मान ली अपने, ठीक है, मान ली जमीन मान ली। ठीक है, ये पोजीशन बी मान ली, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। ये पोजीशन ए है और ये क्या है? ये पोजीशन बी है। ठीक है, तो
ये कह रहा है एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, उसकी जमीन से निम्नतम व अधिकतम ऊंचाई कितनी है? निम्नतम कितनी है? 0.75। निम्नतम कितनी है? ये ऊंचाई कितनी है? 0.75। ठीक है, और ये ऊंचाई कितनी है? अधिकतम जो ऊंचाई है वो है 2 मीटर। कितनी है? 0.75 और ये 2 मीटर। 2 मीटर, 0.75 और 2 मीटर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आपको क्या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाना है। आपको कोई ज्यादा नहीं सोचना, आपको क्या करना है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाना है। क्योंकि यहां से यहां जाएगा तो क्या होगा? यहां से यहां जाएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, यहां से यहां जा रहा है तो क्या होगा भाई? स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वापिस जब ये यहां आएगा माध्य स्थिति पर, तो वो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? ये बदल जाएगी गतिज में। सिंपल सी बात है। तो हमेशा जो आपका वेग मैक्सिमम कहां होगा, अधिकतम चाल कहां होगी? अधिकतम चाल होगी यहां पर। ठीक है, अधिकतम चाल कहां होगी? यहां पर ए पर। ए पर चाल क्या होगी? अधिकतम। बी तो क्या सीमांत स्थिति है, बी तो क्या सीमांत स्थिति है, वहां पर क्या चाल क्या होगी? मिनिमम, मतलब 0। ठीक है, अधिकतम चाल ए पर होगी। ठीक है, अधिकतम चाल ए पर होगी। अब देखो, इसको सवाल को करने के तरीके दो है। या तो आप क्या करो, इस ए बिंदु की ऊर्जा निकाल दो, कुल बी बिंदु की निकाल दो ऊर्जा। ठीक है, और इन दोनों को कर दो अंतर, ऊर्जा का अंतर। ठीक है, या फिर मतलब ऊर्जा आपको जो यहाँ की ऊर्जा है वो यहाँ की ऊर्जा दोनों सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी? इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होगी। यहाँ पर इसमें ओनली फॉर स्थितिज ऊर्जा होगी, यहाँ पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0। ठीक है, या तो एक तो वो तरीका लगा सकते हो, पर दूसरा तरीका ये है कि भाई ये 0.75 है, ये पूरा 2 है, तो ये ऊपर कितना गया? ये ऊपर गया 1.25। 1.25 ऊपर गया, तो 1.25 ऊपर जाएगा तो उस 1.25 के कारण उसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा वो आएगी। ठीक है, बात समझ गए? तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से मैं बताता हूँ कि 1.25 ऊपर जाने से 1.25 ऊपर जाने से इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, और बी पर और बी बिंदु और ए बिंदु पर आने पर वही स्थितिज ऊर्जा गतिज में बदल जाती है। वही स्थिति क्या होती है? गतिज में बदल जाती है। बात समझ गए? सिंपल सी बात है। तो ये डिफरेंस कितना रहा भाई? 1.25 गया ऊपर, 0.75 से 2 पे पहुंच रहा है, तो ये 1.25 ऊपर जाने पर इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, और ए बिंदु पर आने पर वही स्थितिज ऊर्जा क्या गतिज में बदल जाती है। तो सिंपल सी बात है, आप एम वी ए का स्क्वायर बराबर ये जो एम जी और कितना दूरी एम जी एच, यानी कि 1.25। अब बस सिंपल सी बात है, एम से एम आप काट दो, और जी आपको दिया हुआ नहीं, मतलब आप लगभग 10 के आसपास मान सकते हो। ठीक है, तो वही वी ए स्क्वायर 10 इंटू 1.25 इंटू 2, ठीक है, बराबर ये हो गया 12.5, और 12.5 इंटू 2 कितना हो गया? 25। वी ए 25 हो गया, वी ए का स्क्वायर 25 हो गया, तो वी ए कितना वो आ जाएगा? अतः वी ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, तो बी ऑप्शन करेक्ट है।
समझ गए लॉजिक। अब आपको क्या करना है, आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। एक तरीका और है कि आप ये बिंदु की कुल निकालो ऊर्जा की, यहाँ पर क्या होगी ऊर्जा, और यहाँ की जो ऊर्जा है वो आप निकालो, ठीक है। और दोनों ऊर्जा हमेशा रहेगी, बराबर रहेगी, तो यहाँ ऊर्जा है वो यहाँ रहेगी, यहाँ पे इसमें क्या रहेगी ओनली स्थितिज, तो आप लिखो स्थितिज mgh, h किया जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ इसमें होगी स्थितिज जो गति दोनों होगी, तो उसमें होगी mgh, h कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, और इसमें गति जो और होगी 1/2 mv²। तो आखिर में बात एक ही होगी, बात लास्ट में जाके एक यही बनने वाली है, ठीक है। तो सवाल को जल्दी करना है और थोड़ा इस हिसाब से सोचना है, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उन्होंने 2018 में सवाल को सॉल्व किया होगा, तो इस हिसाब से सॉल्व कर लिया होगा बहुत फास्ट, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया सवाल। नेक्स्ट, अब चलो 2018 का एक सवाल और, 18 में 3 सवाल थे। एक 5 किग्रा का गट्टा, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक 500 न्यूटन मीटर इनवर्स यानी कि न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, से जोड़ा गया है। ये एक समतल क्षैतिज सतह पर बिना घर्षण के गति करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। अरे डायग्राम लिया ही नहीं शायद अपन ने साथ में, ठीक है, वो डायग्राम ले ही नहीं पाए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। गट्टे को संतुलित अवस्था से 10 सेंटीमीटर विस्थापित कर छोड़ा जाता है, ठीक है। गट्टे का दोलन काल है, अब ये दोलन काल पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, हालांकि डायग्राम देखने का ही काम नहीं है, सवाल से ही मालूम पड़ता है। T = 2 पाई m/k, ये होता है, ये वही दोलन काल, आवर्त काल, बात वही है। क्या क्या चीजें दी हुई है, m दिया हुआ आपको, k दिया हुआ, आप विस्थापित कितना भी विस्थापित करके छोड़ो, इस फॉर्मूले में आपके जो आयाम है वो नहीं आता, सिंपल सी बात है। तो 2 पाई, ये वो डायग्राम था, इसमें कुछ ऐसा, ये स्प्रिंग थी, इसके गट्टा लगा हुआ था ऐसे, वो डायग्राम लिया नहीं है, ठीक है, डायग्राम नहीं आ पाया शायद इसमें जब इस क्वेश्चन को रखा। 2 पाई कितना दिया हुआ, m कितना, जो 5 kg दिया हुआ है बटा 500 न्यूटन प्रति मीटर, तो बस सिंपल सी बात है। 2 पाई 5/500, 1/100, और 1/100 यानी कि 100 का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। देख लो अब ये कितना हो जाएगा, पाई यानी 3.14, तो ये हो जाएगा 2 × 3.14, 14/10, यानी कि ये हो जाएगा 6.28, ये कितना हो जाएगा 6.28/10, तो t = कितना हो जाएगा 0.628 सेकेंड, इसमें आएगा सेकंड में, वो आएगा 0.628 सेकेंड, तो चलो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी 0.628 सेकेंड, ठीक है, बात क्लियर। हाँ, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। देखो सवाल में मतलब कैसे कोई स्टूडेंट की थोड़ा बहुत भी पॉइंट में मिस्टेक हो जाए तो 6.28, 62.8, 0.0628, डी ऑप्शन सही है 0.628, ठीक है। वो अपन भी देख लेते हैं अपनी कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं है। 2 पाई 5 kg और 500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 5/500, 1/100, और 1/100 यानी कि 100 का आ जाएगा बाहर 10, 2 × 3.14 6.14/10, और 6.28/10 और 0.6, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सवाल मस्त था मतलब, ठीक है, कि थोड़ी बहुत गलती कर दी पॉइंट में तो ये टिका दिया, ये टिका दिया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 2022 28 जून वाले पेपर की। तो 28 जून वाला पेपर पूछ रहा है दोलक की कुल ऊर्जा। दोलक की कुल ऊर्जा आपको ध्यान है क्या होती है, कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और कितना होता है 1/2 kA²। आपको पता है जहां पर अपनी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 1/2 kx², और ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 kA² - x², ठीक है, ये होता है। तो क्या दोलक की कुल ऊर्जा, आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, m और ओमेगा की फॉर्म में, एक्चुअली ए तो है ही है,
ये तो वही ए, यहाँ पे इसने ये छोटा वाला लिया है, अपने फॉर्मूले में बड़ा वाला है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज होती है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वेलकम। वेलकम एक बताई थी जब मैंने लेक्चर में पढ़ाया आपको, जब क्लास में पढ़ाया, तो मेरी क्लास जिसने देखी उसको पता होगा वेलकम, ताकि इस के को आप ओमेगा और एम में बदल पाओ, ठीक है। तो वेलकम, 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 ठीक है, ताकि भूल नहीं जाओ। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एम बटा के है या के बटा एम है, तो वेलकम, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस वेलकम वाली जो ट्रिक है, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा, अगर इसका स्कोर करोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू, यहाँ से के बराबर क्या आ जाएगा, एम और ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, तो बस रख दो, यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ तो 3/2 3/2 है, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। और फिर एम ओमेगा ए स्क्वायर, नहीं एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलो, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, अगर वह खड़ी होकर झूले तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार परिवर्तित होगा। बहुत शानदार सवाल था, मैंने जब लेक्चर पढ़ाया 2022 में, ठीक है, तो ये सवाल मैंने बताया था, ये एग्जाम्पल बताया था, और वो ऐसा कैसे उठ के मतलब पेपर में आ गया 2022 वाले पेपर में। 2022 में मतलब ये समझ लो कि वो आपको मैं हर बार जब भी सवाल कराता हूँ बताता हूँ कि एक भी सवाल अपने नोट से वगैरह या चीजें जो कॉन्सेप्ट बताए उनसे बाहर नहीं था, ठीक है। चलिए, तो ये भी सिंपल सी बात है, आपको बताए कोई, आपको पता पहले तो जो अपने जो दोलन गति होती है, जो अपने झूला झूलने वाली वगैरह, इसमें जो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपन जी, एल अपन जी। और जो जी तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और जो सॉरी गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या रहे, जी मतलब गुरुत्वीय एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये एल जो है वो आपकी क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है, जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है, जो जो द्रव्यमान केंद्र होता है, ठीक है, उसकी दूरी, मतलब जैसे कि कोई इंसान ऐसे झूल रहा है, यहाँ झूल रहा है कोई चीज को, कोई उसका द्रव्यमान केंद्र ये है, तो ये कितनी हो जाएगी दूरी, ये हो जाएगी एल, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे झूल रहा होता वो, तो ये दूरी ये एल, मतलब ये होता है सेंटर ऑफ मास वाली, ठीक है। तो अब देखो इस केस में होगा क्या, एक लड़की झूले में बैठ कर झूल रही है, अगर लड़की बैठ कर झूल रही है ना, तो क्या होगा, लड़की जब बैठ के झूल रही है तो उस केस में क्या होगा, ये है लड़की, ठीक है, ये लड़की है, लड़की बैठकर मतलब यहां पर ही बैठी है, तो मतलब इसका सारा द्रव्यमान एक ही जगह पर है केंद्रित, और ये दूरी मान लो एल, ठीक है। जब लड़की अचानक हो जाती है खड़ी, खड़ी हो जाए तो खड़ी होने पर, अगर ये लड़की अचानक से खड़ी हो जाए तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि भाई ये लड़की ऐसे हो जाएगी, मान लो इसकी अगर ये सीट से मैं देखूं, ये लड़की अगर खड़ी हो जाए तो मान लो ये आ गई, ऐसे आ गई। अब इसका जो द्रव्यमान केंद्र पहले यहाँ पे था, कि भाई जो द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे था, और तब लंबाई एल बढ़ रही, अभी लड़की खड़ी होगी तो इसका कुछ द्रव्यमान ऊपर पहुंच जाएगा, भाई लड़की बैठी तब ठीक है, जब खड़े हो जाओगे तो आपका कुछ द्रव्यमान ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका जो द्रव्यमान केंद्र वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आपका जो द्रव्यमान केंद्र है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा लगभग यहाँ के आसपास, मतलब ये समझ लो, ठीक है, थोड़ा मतलब बॉडी जहाँ, बॉडी के मतलब सेंटर के आसपास लगभग कुछ जहाँ बैठता है बैलेंस, वहाँ पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, एल लंबाई घट जाएगी, एल घट जाएगी, एल क्या होगी, घट जाएगी, एल घट जाएगी, एल घट जाएगी, इफेक्टिव लंबाई क्या होगी, घट जाएगी। तो यदि सेंटर ऑफ मास जो द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र ऊपर पहुंच जाएगा, द्रव्यमान केंद्र ऊपर खिसक जाएगा, ऊपर खिसक जाएगा। और
द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, ऊपर खिसकेगा, तो एल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और आपको पता है कि एल घटेगी, एल घटेगी तो ये क्या होगा, टी क्या होगा, घटेगा, यानी कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये समझ गए भाई। यहां से आपको फॉर्मूला दिख रहा है, यदि एल का मान घटेगा टी का मान भी क्या होगा, घटेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या होगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा कम। ठीक है, चलो बात समझ गए। अब अगर कोई एग्जामिनर हूं तो मैं इस सवाल को अगली बार उल्टा घुमा के पूछ सकता हूं कि मान लो अभी तो ये लड़की बैठी है, इसको मैंने किया खड़ा, मैं अगली बार इस सवाल को ऐसे बना सकता हूं कि ये लड़की एकदम से यहां से जैसे बैठी थी, अब दोनों हाथों को यहां से पकड़ के और इससे मतलब ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, और फिर अब नीचे की तरफ होगी थोड़ी, मतलब और नीचे की तरफ फिर ऐसे जुड़ रही है, तो क्या होगा, इस पोजीशन में द्रव्यमान केंद्र नीचे हो जाएगा, तो इस पोजीशन में जो है मतलब लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। ये वाला ऑप्शन डाल के मैं ये सवाल बना सकता हूँ 2025 में, अगर मेरे को पेपर बनाने का मौका दिया जाए तो। ठीक है, तो लॉजिक ये अच्छा था। ठीक है, चलिए बात क्लियर। अब चलो, अब सवाल नंबर 10वां, दो सरल आवर्त गति निम्न समीकरण द्वारा दिखाई गई है। ठीक है, कण एक के वेग का कालांतर कण दो के वेग के सापेक्ष है, मतलब दो के सापेक्ष इसके वेग का क्या करना है, आपको कालांतर ज्ञात करना है। ठीक है, कालांतर ज्ञात करना है। तो अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूं छोटा, ताकि आपको चीजें समझा तो दी है। अब इसमें आपको देखो कि समीकरण दी हुई है y1 की, विस्थापन की समीकरण दी हुई है, तो पहले तो इनका वेग निकालना है, वेग निकालोगे उसके बाद ही मतलब चीजें आगे आएगी कि मतलब क्या करना है। ठीक है, तो पहले तो v1 निकालो, तो v1 क्या होगा, dy1/dt, dy1/dt। तो अब देखो ये क्या आएगा, 0.1, और साइन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, ये होता है कॉस, तो कॉस हो जाएगा 100 पाई टी प्लस पाई/3, और जब वापिस इस अंदर वाले का वो करोगे आप अवकलन, तो आएगा ये 100 पाई। ठीक है, बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब v2 करो, ठीक है, v2 करो, तो इसका 0.1 यानी कि dy2/dt, यानी कि ये इसका हो जाएगा 0.1, और कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का होता है माइनस साइन पाई टी, और इनटू पाई टी का हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने को जो किस चीज की करनी है तुलना, अपने को करनी है तुलना इनके अंदर की चीज की, इसकी वो करनी है तुलना, जो इस साइन और कॉस के जो अंदर वाला पार्ट है ना, उसकी अपने को तुलना करनी है। तो इस बाहर वाले जो 0.1 100 पाइस, इनको देखने का काम नहीं है, ठीक, इनको देखने का काम नहीं है। ठीक है, मैंने आपको एक क्लास में पूरा समझा रखा है कि भाई इनका फेज डिफरेंस वगैरह जो कालांतर वगैरह निकालना है तो निकालते कैसे। देखो सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई इनको निकालना, तो एक तो क्या है, अगर एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो वैसा नहीं करना है, तो दोनों को वो कर दो माइनस में, या फिर दोनों को कर दो प्लस। ठीक है, दूसरा दोनों को या तो ले आओ कॉस में या दोनों को ले आओ साइन में, ये करना होता है। ठीक है, तो देखो अब सिंपल सी बात है, इसको तो आपने को छेड़ना नहीं है, और अपन इसको छेड़ेंगे, ये माइनस साइन पाई टी, माइनस साइन पाई टी। ठीक है, बेटा इसको
अब देखो एक चीज होती है कि ये होता है cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस, ये सवाल में मैथ्स वालों को ऑटोमेटिकली एडवांटेज था, बेनिफिट था मतलब, ठीक है, और बेनिफिट मतलब मिल जाता है मैथ्स वालों को ऐसी चीजों में, ठीक है। तो cos 90 प्लस थीटा, अब बायो वालों को क्या ही पता होगा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर अब जो चीजें जरूरी है ऐसी चीजें हो जाती है तो पता लगना पड़ता है, बहुत बार सवाल आ जाता है थोड़ा, ठीक है। तो cos 90 को प्लस थीटा, ठीक है, तो ये होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, यानी कि cos 90 को मैं अगर सही ढंग से लिखूं तो मैं इसको पाई बाय 2 लिख देता हूं, ताकि अब क्या चीज है, तो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस जो माइनस साइन पाई टी है जो अंदर, इसको आप cos पाई बाय 2 प्लस पाई टी लिख सकते हो। अतः अतः क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा कि इसको आप क्या लिख सकते हो, अतः V2 बराबर, अतः आप इस V2 को ये लिखते हो भाई कि 0.1 पाई, तो चलो बाहर ले लो, ये तो आ ही गया, माइनस साइन पाई टी है, माइनस साइन पाई टी, अगर तो इस थीटा की जगह क्या लिख दो, पाई टी, ये हो जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस पाई टी, पाई बाय 2 प्लस पाई टी। अब अपन तुलना कर सकते हैं आपस में, ये भी cos में, ये भी cos में, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो अब इसका कितना है फेज, इसका फेज है इतना, cos पाई टी प्लस पाई बाय 3, इसका फेज है पाई बाय 2 प्लस पाई टी। तो अब आपको क्या करना, फेज डिफरेंस निकालना, तो किसका किसके सापेक्ष, इस चीज को ध्यान रखना, किसका किसके सापेक्ष पूछा है, कण एक के वेग का कालांतर कण दो के वेग, दो के सापेक्ष निकालना है, मतलब एक का दो के सापेक्ष, तो मतलब आपको वो करना पड़ेगा 5 माइनस 5 2, ये पूछ रहा है कि भाई एक का दो के सापेक्ष, तो वो 5 माइनस 5 2, 5 माइनस 5 2, ठीक है। और जब 1 माइनस 2 जो आपको करना, तो 1 कौन सा है, ये तो 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 माइनस ये पाई बाय 2 माइनस पाई टी। अब यहां देखो एक चीज, जब भी आपके ये टी का कोई मान दिया हुआ नहीं है अगर, ठीक है, और आपको यदि फेज डिफरेंस निकाल रहे हो तो हमेशा टी बराबर क्या रखना, 0 रखना है, टी बराबर 0, मतलब आप स्टार्टिंग की पोजीशन में, जब आप गति स्टार्ट कर रहे हो तो उस पोजीशन पे क्या कलांतर था, ठीक है, फिर वो कलांतर मतलब सेम ही रहता समय के हिसाब से, मतलब ठीक है। तो आपको इस टी बराबर 0 को मान के वो चलना है, ठीक है, हाँ, कि भाई आपको कुछ भी पोजीशन टी दिया हुआ नहीं है, अगर दिया हुआ है तो बात और है, आप टी रख लो कि टी बराबर 2 सेकंड में बताओ उनमें क्या फेज डिफरेंस था, तब बात हो, टी कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो टी को 0 रखना है, टी को क्या रखना है, 0 रखना है, 0 रखोगे तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 ये आ जाएगा पाई बाय 6, और वो भी किसमें आएगा, माइनस में, किसमें आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि पाई बाय 2 तो बड़ा होता है, 90, और ये पाई बाय 3 जो है वो कितना 60, तो 60 माइनस 90 पाई बाय 6 यानी कि माइनस 30 डिग्री, माइनस पाई बाय 6, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट, माइनस पाई बाय 6। बात समझ गए, लॉजिक समझ गए इसका, ठीक है। चलिए, तो ये है सवाल नंबर 10। अब बात करते हैं लैब असिस्टेंट 2022 29 जून के। तो 29 जून में पूछ रहा है कि यदि v, a और x क्रमशः किसी सरल आवत गति करने वाले कण के वेग, त्वरण और विस्थापन है, तो माध्य स्थिति पर क्या होता है, एक तो v होता है अधिकतम, ठीक है, x और वह a शून्य, तो सीधी सी बात है v ऑप्शन करेक्ट। माध्य स्थिति पर क्या होता है, v अधिकतम होता है, माध्य स्थिति पर क्या होता है, क्या क्या चीज है, x इक्वल 0 पर, x इक्वल 0 पर क्या होता है, v मैक्सिमम, a 0, ठीक है,
ये जीरो ही यहाँ पे मिनिमम मान सकते हो, लगभग जीरो होता है, ठीक है। और जो आयाम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो भी जीरो, ठीक। तो माध्य स्थिति पर क्या होता है, आपके v सिर्फ मैक्सिमम होता है, तो v अधिकतम, x व a शून्य, x व a शून्य, ठीक है। ये इसने क्या माना है, एक्सीलरेशन मानना है, ठीक है। हाँ चलो, इसलिए इसने a को माना है एक्सीलरेशन, तो चलो अपन a को अपन एक्सीलरेशन मान लेते हैं, और एक अपना हो जाएगा विस्थापन x, और विस्थापन x। बाकी तो देख लो, ये ऑप्शन कह रहा है ए क्या होता है माध्य स्थिति पर अधिकतम, कि भाई जो एक्सीलरेशन होता है वो ज्यादा होता है, नहीं होता, ठीक है। वी और ए अधिकतम तो होता ही नहीं है, तो मतलब बस ये जो ये ऑप्शन रॉन्ग है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये सवाल मस्त था, ये भी अच्छा खासा सवाल था, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके शार्प होने चाहिए। इस मतलब इस यूनिट में सवाल बहुत ढंग के पूछे गए, बहुत मजेदार, मतलब ये समझ लो, ठीक है। मतलब अपन अभी तक 10 सवाल सॉल्व किए और मात्र 1 घंटा होने को आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं, अगर मुझे सॉल्व करने होते तो मैं कर लेता, मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है। मेरा काम ऐसे नहीं, बहुत सारे टीचर आते हैं मतलब ऐसे ही, बच्चों देखो बच्चों इसका मतलब ये हो गया, और मतलब आपके ऊपर से निकल गया। मेरा काम, मेरे खुद को सॉल्व नहीं करना, मेरा काम है आपको डेर करना, मेरा ज्ञान आपको बता सकूं, आपको चीजें समझ में कितनी है वो जरूरी है, ठीक है। चलो, एक सरल आवर्ती दोलक का आयाम a व आवर्तकाल t है, x इक्वल टू a से x इक्वल टू a तक गमन करने के लिए इसके लिए आवश्यक समय है। ये भी सवाल मस्त है। वैसे तो इस सवाल को एक चुटकी में किया जा सकता है, वो भी मैं बताऊंगा लॉजिक, ठीक है। इस सवाल को 12वें सवाल को सॉल्व करने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और एक सही तरीका जो नियम के हिसाब से वो भी बताता हूं। ये मान लो माध्य स्थिति है, ये x इक्वल टू 0 वाली स्थिति। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू a से x इक्वल टू a बाई 2 तक गमन करने के लिए आवश्यक समय। ये पूछ रहा है कि भाई यहां से ये समय पूछ रहा है, ये जो ये समय पूछ रहा है, a से a बाई 2 वाला ये समय, कि भाई यहां से मैं यहां तक आऊं, यहां से यहां तक आऊं तो कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि आपको यहां से यहां तक जाने के लिए समय पूछ रहा है। तो देखो अब मैं आपको एक बताऊं, एक लॉजिक से बताता हूं कि भाई t/4 लगता है पूरा इसको जाने में, यहां तक। सिंपल सी बात ये होती है कि t/4 कितना लगता है यहां तक जाने में, ये मैंने बता रखा है। वापिस t/4 यहाँ वापस आने में, फिर वापस t/4 इस साइड, और फिर t/4 इस साइड, 4 बार t/4 हो जाएगा, मतलब एक पूरा आवर्तकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे होता है t/4 वापिस t/4 और t/4, ये पूरा t एक पूरा आवर्तकाल एक चक्कर पूरा हो गया, ठीक है। तो ये t/4 है, और वापिस जब आएगा तब भी ये कितना होता है, तब भी ये कितना होता है t/4, समझ गए। यदि इसको वापस घूम के आना तब भी ये कितना होगा, ये t/4 है, ठीक है। तो अब अपने को पूरा पता है कि x बराबर 0 से a तक का तो t/4 है, और x बराबर a से वापस 0 पे आने पे वो भी t/4 है। ये पूछ रहा है भाई अब a से मैं a/2 पे आऊं तो मेरे को बताओ कि कितना होगा। तो मेरे को ये तो नहीं पता क्योंकि एक पे क्या पोजीशन थी वो मेरे को ज्यादा पता नहीं, a/2 पे क्या पोजीशन नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि मैं यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगता है। यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा उसको मैं t/4 पे से निकाल दूंगा, मेरे को ये समय मिल जाएगा, ये समय मेरे को मिल जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि भाई यहां से जितना समय आप जाने में लगाओगे उतना को उतना वही आने में लगता है, सेम टू सेम चीज होती है, ठीक है। कि भाई किसी भी एक पॉइंट से यहाँ कोई पॉइंट ले लो, या इस पॉइंट से यहाँ गए, जितना समय लगेगा वो इसी पॉइंट से वापस यहाँ आने में उस समय के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि x इक्वल टू a/2 पर वो क्या पोजिशन है, ठीक है। तो देखो आपको पता है समीकरण क्या होती है, a साइन
ओमेगा टी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई एक्स बराबर a/2 पर a/2 तक जाने में समय, यानी कि a/2 तक जाना है तो a/2 a साइन ओमेगा टी, यानी कि 1/2 साइन ओमेगा टी। और साइन का मान 1/2 कब आता है? साइन का मान 1/2 कब आता है? जब ये कितना 30 डिग्री हो, साइन 30, यानी कि अतः ओमेगा टी कितना होगा? अतः ओमेगा टी बराबर 5/6। अतः ओमेगा टी कितना होगा? 5/6। और जो ओमेगा होता है वो कितना? 2π/t, 2π/t। ठीक है, इंटू टी बराबर 5/6। पाई से पाई कैंसल, और ये आ जाएगा आपके t इक्वल टू ये हो जाएगा t/12, t/12। ये समय लगेगा। ये समय कहां से कहां तक? यहां से यहां जाओ तो समय, तो मेरे को निकालना है यहां से यहां वाला समय, तो वो कितना हो जाएगा समय? ये अपने को ये वाला निकालना है, ये वाला। अतः ये कितना हो जाएगा? t/4 माइनस t/12, 12 4 3 12, तो 3t माइनस टी यानी कि 2t/12 यानी कि t/6। मैंने निकाला कि भाई a/2 से a जाने में समय, तो जितना a/2 से a जाएगा वही समय a से a/2 आने में लगेगा। सिंपल सी बात है, t/6। ऑप्शन ये हो जाएगा t/6। अब देखो, इस सवाल को इतना नहीं करना था, इतना दिमाग नहीं लगाना था, इतना दिमाग लगाना ही नहीं था। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, दिमाग लगाना था शॉर्ट। ये आपको सवाल इसलिए नहीं पूछा गया था कि आप ये सब करो, ये तो एक सिस्टमेटिक ढंग से मेथड है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, और मैंने इस टाइप के सवाल हमने किए भी थे। जब एमसीक्यू सीरीज चलाई तो इस एमसीक्यू सीरीज में इस टाइप के सवाल मैंने बताए भी थे, आप देख लेना। ठीक है, ऐसा कैसा सवाल पढ़ा वो सेम टू सेम सवाल। और सॉरी यार, सबसे बड़ी बात वो सेम टू सेम सवाल ही है। मैं तो आपको भूल ही गया बोलना, जिसपे संख्या तक चेंज नहीं हुई थी, ये वो सवाल है जिसमें संख्या तक चेंज नहीं होती, वो सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, हाँ, तो बस वो सर उसमें ऐसा था, मैंने जो सवाल किया उसमें था टी का मान दिया हुआ था, मतलब टी जो आवर्तकाल उसका मान दिया हुआ था, तो अपने कुछ आंसर 12/6 कुछ ऐसा कुछ चीज मतलब वहां बन जाती थी। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे अपने जो आंसर वो टी की फॉर्म में आ रहा है। तो अब देखो, अब लॉजिक क्या लगाना था सर जी, तो कैसे करें भाई? देखो, आपको पता है इसने पूछा है कि a से a/2 पे आना है, तो आपको पता है भाई a से यहां तक जाने में t/4 लगता है, a से यहां तक जाने में t/4 लगता है, और ये पूछ रहा है कि इसका आधा। भाई किसी चीज को यहां से यहां तक जाने में t/4 लग रहा है, तो इसका आधा जाने में तो t/4 से क्या मान क्या हुआ? कम होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां मान t/4 से कम है? एक ही तो ऑप्शन था भाई, एक ही तो ऑप्शन था t/6। t/4 तो है ही है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। t/2 बड़ा है, t/3 भी बड़ा है, एक ही तो ऑप्शन था t/6। मतलब इस सवाल को कैसे करना था? ऐसे करना था, यही सोचना था कि भाई यहां से इस a से 0 पे आओगे तो t/4 लगता है, ये मेरे को यहां का पूछ रहा है आधे का, तो साफ बात है t/4 से कम लगेगा। जो भी ऑप्शन t/4 से गए, एक सेकंड नहीं था इसमें एक सेकंड नहीं था। मतलब मजा आया हो तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, इस टाइप का लॉजिक था इसमें, और शायद आपने ये लॉजिक किसी दूसरे टीचर ने से आप पहले पता था या नहीं पता था, वो भी मेरे को जरूर बताना। ठीक है, चलो ये हो गया। ये कह रहा नेक्स्ट, एक आवर्ती गति निम्न समीकरण से प्रदर्शित की जाती है, x इक्वल टू 0.1 साइन 200t प्लस 0.1 दोलन की आवर्ती है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको क्या करनी है? आपको करनी है तुलना। तुलना क्या? वही x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस भाई साइन ओमेगा टी प्लस भाई। ठीक है, तो वही यहां से क्या है,
ओमेगा टी बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 200 टी। ये पूछ रहा है दोलन की आवृत्ति किस में पूछ रहा है, हर्ट्ज में पूछ रहा है, मतलब आपको वो निकालना स्मॉल एफ, छोटा वाला एफ, ठीक है। तो जो यहाँ से ओमेगा है कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 पाई एफ अपॉन 200। तो ये एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा 100 अपॉन पाई हर्ट्ज, 100 अपॉन पाई हर्ट्ज, सी ऑप्शन 100 अपॉन पाई हर्ट्ज, ठीक है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। बात क्लियर, सिंपल सा था। ये हो जाए, ये आपके हो गए सवाल पूरे, 13 के 13 सवाल पूरे। अब जो मैं जिस सवाल की बात कर रहा था, ठीक है, कि जो मतलब एक सवाल अपने छोड़ा था 2016 का, एक लॉजिकल सवाल, मतलब बहुत मस्त सवाल था। हाँ, ये सवाल